अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स से क्या मुराद, इसमें जैसे आप देख रहे हो मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं इस टॉपिक के अंदर। लॉ यानी कानून, कंजर्वेशन का मतलब है कंजर्व रहना, महफूज रहना। मैथ्स का मतलब है वज़न। आपको पता है कि जितने भी मैटर है हर एक का अपना वज़न होता है और ख़ास जगह गिरती है, तो इसे हम यूँ ट्रांसलेट करते हैं कानून बक़ाए मादा। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, यह कानून हमें यह कहती है कि मैटर को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना उसे तबाह कर सकते हैं, बल्कि मैटर जो है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती रहती है। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं इसके डेफिनेशन को। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसमें 3 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। क्रिएटेड का मतलब है पैदा करना, तैयार करना, बनाना। डिस्ट्रॉय का मतलब है पूरी तरह से ख़त्म करना, तबाह करना। और चेंजेस का मतलब है तब्दील करना। तो आते हैं पहले वर्ड की तरफ जो कि है क्रिएटेड। कैसे हम किसी भी मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, यानी बना नहीं सकते। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कॉर्क का। कॉर्क जो है लकड़ी का बना हुआ एक ढक्कन होता है जो अमूमन लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है, या जो है शराब की बोतलों के सिरे पर इसे रखा जाता है। अगर आप सपोज़ कर लें कि लकड़ी जो है पूरे ज़मीन से ख़त्म हो जाती है, तो क्या इंसान लकड़ी को बना सकते हैं? यानी किसी भी जगह पर क्या इंसान के पास ऐसी पावर है कि इस लकड़ी के मटेरियल को बनाए और उससे नई नई चीज़ें बनाते रहे? नहीं। जैसे हमने पढ़ा है कि हर चीज़ का एक बेसिक यूनिट होता है, उसी तरह से अल्लाह ताला ने जितने भी कुदरती वसाइल दिए हैं वो सब हमारे लिए इनपुट की तरह काम करते हैं। यानी जब तक हमारे पास इनपुट ना हो हम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं किसी चीज़ का। अगर हमारे पास दरख्त वगैरह ना हो, ना ही बीज हो कि हम बीज उगा कर फिर दरख्त उससे हासिल करें, फिर बाद में उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़र्नीचर वगैरह जो बनाई जाती है वो हम बना लें, तो तब तक हम नहीं बना सकते जब तक बेसिक यूनिट ना हो हमारे पास किसी भी चीज़ का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स हमें यह कहती है कि हम किसी भी मैटर को नहीं बना सकते। जैसे लकड़ी की मैंने एग्जांपल दी, सेम इसी तरह से आप आयरन की एग्जांपल ले सकते हो, आप वाटर की एग्जांपल ले सकते हो। हमने ये भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनती है, तो हमारे पास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही मौजूद ना हो, क्या हम वाटर बना सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो यही सेम चीज़ होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स के अंदर। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जिसमें मैंने कहा कि हम मैटर को तबाह नहीं कर सकते। इससे क्या मुराद, जैसे अगर हम प्लास्टिक का कोई चीज़ लेते हैं, लेट सपोज हमने लिया एक किनोला, तो अगर हम उसे चाहें कि हम उसे ख़त्म करें, हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को हरारत देंगे। हरारत देने की वजह से वो तो पिघल जाएगा, लेकिन फिर भी जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि सॉलिड फॉर्म से वो तब्दील हो गई एक और शक्ल में जिसको हमने कहा लिक्विड, तो वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम किसी भी मैटर को तबाह नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि मैटर किसी न किसी फॉर्म में फिर भी एग्जिस्ट कर रही होती है। अच्छा, ये था बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिहाज से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हर जगह अप्लाई होती है। अगर हम केमिस्ट्री के रूल से देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यह कहती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन द सेम। यानी जितना हम रिएक्टेंट ले रहे होते हैं उतनी ही मिकदार में हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार कम हो और प्रोडक्ट ज़्यादा बने, या फिर प्रोडक्ट कम बने और रिएक्टेंट हमारे पास ज़्यादा हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अच्छा, आगे देखते हैं कि किसी भी चीज़ का जो कंपोजिशन होता है चेंज हो जाती है और उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। जैसे हमने वाटर का पढ़ा था कि पानी जो है पहले गैसियस हालत में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से पानी बनते हैं, वो गैसेस है। तो बाद में जब पानी बन जाते हैं तो पानी जो है लिक्विड होती है, यानी उसके अपीयरेंस में चेंज आ गई और उसके कंपोजिशन में चेंज आ गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स को साबित करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं।
अच्छा, तो एक्टिविटी के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें डिजिटल बैलेंस मशीन चाहिए। इसके बाद हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, 3 कोने वाला शीशे का बना हुआ एक बर्तन है। और इसके अलावा हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए थी। टेस्ट ट्यूब हम लेकर उसके अंदर जो है थोड़ी सी मिकदार में सोडियम क्लोराइड डाल देंगे और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। इसके साथ हम टेस्ट ट्यूब को हमने धागे से बांधा हुआ है और इसके कॉनिकल फ्लास्क के सिरे पर हम कॉर्क रख देंगे। इसके बाद हम इसे डिजिटल बैलेंस मशीन के ऊपर रखेंगे, जिससे इसका वज़न आएगा 300 ग्राम। इसके बाद हम इसे आहिस्ता आहिस्ता हिला लेंगे, इस कॉनिकल फ्लास्क को, जिसके अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूशंस भरे हुए हैं। तो हम जब इसे हिलाना शुरू करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो मिक्स हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब पूरी तरीके से वो मिक्स हो जाएगा तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे और फिर दोबारा से हम इसे वज़न करेंगे डिजिटल बैलेंस मशीन के ऊपर, जिससे हमें मालूम होगा कि फिर से वही वज़न है इसका, यानी 300 ग्राम। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि जो रिएक्टेंट्स लिए थे मुख्तलिफ़ चीज़ों का, उनकी मकदार और बाद में जो हमें हासिलात मिले यानी प्रोडक्ट, वो उनकी मकदार बैलेंस है यानी बराबर है। तो इस रिएक्शन के दौरान असल में होता क्या है कि हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया था, वो रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ। रिज़ल्ट में हमारे पास बनाएगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं हमारे इर्द गिर्द। उनमें से 2 टाइप्स के बारे में आज हम सीखेंगे। हमारे पास पहला है सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंथेसिस या एडिशन से क्या मुराद? ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स होकर नई चीज़ें बना रहे होते हैं रिएक्शन करके। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास अगर एक कंपाउंड हो, वो डीकम्पोज हो रहे हो यानी टुकड़ों में तकसीम हो रहे हो और नए नए हमारे पास मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बना रहे हो, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आते हैं इनके डेफिनेशंस की तरफ। सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन क्या है? Those chemical reactions in which a compound is formed by chemical combination of 2 or more than 2 elements or 2 different compounds are referred as addition reaction। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाती है। इसके बाद है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अच्छा, इस रिएक्शन में आपने गौर की होगी कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं आपस में, यानी मिक्स हो रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और रिजल्ट में एक ही कंपाउंड बन रहे हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूसरे में भी आप देख रहे हो, एक तरफ से कार्बन आ रही है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन, यानी कोल कंबस्शन जब होती है, कोयला जब जलता है, कोयले का फार्मूला है C। ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद होती है उस दौरान रिएक्शन करते हैं कोयले के साथ और रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें आपने ये चेक की होगी कि 2 चीज़ें ऐड हो रही है और रिजल्ट में एक कंपाउंड बन रही है। सही, ये कार्बन एक एलिमेंट है, दूसरा जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये दोनों आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बना रहे हैं। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन से मुराद टुकड़ों में तकसीम होने वाली रिएक्शन, यानी आपके पास एक कंपाउंड है और वो जो है टुकड़ों में बंटकर दूसरे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। हीटिंग की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी गुजारने की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। Those chemical reactions in which a compound on heating or passing electricity through it breaks into small compounds are called decomposition reactions। I hope so that it is clear for you। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, हमारे पास आते हैं पोटाशियम क्लोरेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है। जब हम इसके अंदर से हीट गुजारते हैं तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होती है तो ये अलहदा हो जाती है और पोटाशियम क्लोरेट अलहदा हो जाती है, पोटाशियम क्लोराइड बन जाती है। अच्छा, इसमें आपने देखा एक कंपाउंड था और ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन गए और साथ ही साथ पोटाशियम क्लोराइड का एक कंपाउंड बन गया। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड हालत में मौजूद होती है। जब हम इसके अंदर से इसे जब हम हीट देते हैं तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तकसीम हो जाती है, यानी 2 हिस्सों में बट जाती है, 2 अलग अलग हमारे पास कंपाउंड्स बन जाती हैं।
तो इसमें भी आपने चेक की होगी कि ये एक बड़ा कंपाउंड था जो कि 2 छोटे हिस्सों में तकसीम हो गई। अगला एक्टिविटी है आपके पास, इसमें से आपने निकालना है कौन सा एडिशन रिएक्शन है और कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहला है पोटाशियम प्लस क्लोरीन गैस रिएक्शन कर रहे हैं, पोटाशियम क्लोराइड बना रहे हैं। दूसरा है लीड नाइट्रेट है जो कि जब हीटअप करते हैं तो ये लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन जाती है हमारे पास। अब आपने ढूंढना है, मैं 3 तक गिनूंगी, 1 2 3, योर टाइम इज़ अप। पहला वाला हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, 2 चीज़ें मिल रही हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं। दूसरा वाला जैसे हमने पहले बताया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीटअप या इलेक्ट्रिसिटी गुजारने की वजह से बड़ा कंपाउंड छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लीड नाइट्रेट था, ये छोटे हिस्सों में तकसीम हो रही है। अगला टॉपिक हमारा होगा एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और उसके बाद हम सीखेंगे इंशाल्लाह इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दैट्स इट। तब तक के लिए ख्याल रखेगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।